और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आप मौजूद हैं एक दिन की मुकम्मल छुट्टी के बाद, यानी अपने सेशन की छुट्टी के बाद। एडवोकेट सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई, छुट्टी करते हैं ना तो लोग पूछते हैं, बुरी बात है वैसे यार वो असल में केसेस होते हैं ना, तो लोगों से कमिटमेंट है तो अब उसको छोड़ के नहीं ये भी आ सकता। कमिटमेंट है ना, गलत बात है। आपको बिल्कुल, पूरे कराची में, इवन दो आउट ऑफ कराची भी देखा जाता है, आपको आउट ऑफ कंट्री भी देखा जाता है, तो गलत बात है। ये भी कमिटमेंट आपको नहीं तोड़नी चाहिए। आपको आइंदा से अब आप मतलब मैं भी सोच रहा हूँ वकालत सीख के आप पे केस डाल दूं, ये बंदा नहीं आता जैसा। चले हर तारीख पे मुलाकात तो होगी। इस पर शेर है, एक शेर है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलते तो चलो मैं तुम पे केस ही कर दूं। हर तारीख पे मुलाकात तो होगी। क्या बात है। इसी के साथ मौजूद है खालिद खान साहब, जो कि कराची नेशनल लेबर फेडरेशन के रूह रवां। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है खालिद भाई? खालिद भाई, आपसे भी काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। खालिद भाई भी ईद का चांद हो जाते हैं, बड़े मुश्किल से आते हैं। भाई एक ही है कि वक्त नहीं है, मसरूफियात हैं, आपके लिए वक्त निकालते हैं। नहीं तो वक्त निकालना चाहिए। देखिए मेरे लिए भी निकालें, हमारी आवाम के लिए भी निकालें, क्योंकि देखिए जब तक सम एंड सॉल्यूशंस नहीं आएंगे चीज़ें हल नहीं होती, चीज़ें बिगड़ती ही चली जाती हैं। वकील साहब, किस टॉपिक पर बात हो रही है आज? आज एक अजीब सा टॉपिक है, इस पे निशान मुझे हैरत भी हो रही है। इस पर हम बात कर रहे हैं एज अ वकील। हुआ ये कि चंद दिनों पहले मुझे बांग्लादेश से एक खातून ने रब्ता किया। उनके शौहर जो हैं वो जेल में हैं और उन्हें बिल्कुल आइसोलेटेड रखा गया हुआ, जबकि छोटी सी चोरी बांग्लादेश नहीं इन बांग्लादेश। क्योंकि असल में सिलसिला ये है कि क्योंकि पार्टीशन के बाद जो लॉज हमने अडॉप्ट किए हैं वो सारे लॉज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तकरीबन सेम हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे शौहर को जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं जेल से, तो क्या इस पर कोई कानून है? सॉरी, मैं कोरोना का मरीज तो नहीं आइसोलेशन में डाला। वो करते हैं लोग इस तरह ना, या पाकिस्तान में भी ये हुआ करता है। तो इस पे कोई लॉ है, कोई जेल मैनुअल है? तो मैंने जेल मैनुअल देखा, उसमें है कि 60 मिनट 70 मिनट्स आप निकालें। तो बांग्लादेश का ढूंढने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च की। अब उस रिसर्च में मेरे पास एक अचानक एक नई चीज़ मेरे सामने है, जो मैंने कहा कि बहुत यूजफुल है, जो हमें पता होनी चाहिए। कि पहली बात यह है कि किसी प्रिजनर को क्यों बाहर निकाला जाता है। पता लगा कि उसको इसलिए बाहर निकाला जाता है ताकि वो उसको फ्रेश एयर मिले और सनलाइट मिले। सनलाइट की कमी की वजह से उसे विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से उसका मूड खराब होता है, वो डिप्रेशन में आता है और वो लड़ता है। अब मैंने यहां पे अपने आप को कहा, स्टॉप। कराची में हम जैसे कितने लोग प्रिजनर की जिंदगी तो गुजार रहे हैं। हमारा सन एक्सपोजर है कहां? आपका, मेरा, साहब बैठे में कितने लोगों का सन एक्सपोजर है? हम तो सन में एक्सपोज होते ही नहीं है। ऐसे ही है। और सन का एक्सपोजर इतना नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि आपको फ्री में सूरज देता है विटामिन डी। ऐसे ही है। और विटामिन डी इज नॉट अ सिंगल विटामिन। उसका सबसे बड़ा इशू क्या है? विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाए तो आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कोई भी चीज सही से एब्जॉर्ब नहीं करता जिस्म। ठीक है। ये बड़ा खतरनाक बात जिशान इसमें पता लगी है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। मतलब आप डोमिनोज रखते जाएं और एक डोमिनो को आप धक्का देंगे तो सारे डोमिनोज गिर जाएंगे। इस तरह विटामिन डी की कमी इतनी खतरनाक है कि अगर विटामिन डी आपके जिस्म में कम है तो वो कैल्शियम को भी कम कर देगा, वो मैग्नीशियम को भी कम कर देगा, जिंक को भी कम कर देगा, आयरन को भी कम कर देगा। और इससे होगा क्या? नंबर 1, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा। आपकी हीलिंग, जो आपको जख्म होते हैं चाहे अंदरूनी या बैरूनी जिस्म में, वो हील अप नहीं हो सकेंगे। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की इब्तिदा हो जाएगी वहां से। ठीक है। इवन इंसुलिन भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। तो वो ये जेल मैनुअल और प्रिजनर्स पे पढ़ते पढ़ते मैंने कहा यार हम तो खुद जेल के कैदी हैं हम सब। नहीं तो मुझे एक बात बताइएगा वकील साहब कि ये जो आइसोलेशन में रखा जाता है, आइसोलेशन मैंने तो उस पर सुना था कोरोना में आइसोलेट करें अपने आप को, गर्म पानी पिए तो कोरोना मर जाता है। तो वो भी एक स्टडी में गलत साबित हुआ कि जब तक आप सनलाइट नहीं लेते कोई चीज खत्म नहीं होती है, जरासीम खत्म नहीं होते। सनलाइट इज मोर इफेक्टिव टूवर्ड्स टू किल द जर्म्स एंड टू किल द बैक्टीरियाज। तो मुझे ये बताएं कि आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है? देखें, जो बहुत संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान होते हैं उन्हें तो आइसोलेशन में रखा जाता है। उससे क्या होता है कि विटामिन डी खत्म करते क्योंकि हैं? उसके अंदर तशद्दुद होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और ये खदशा होता है कि वो अपने साथ दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। मुजरिम खुद एक किस्म का पागल होता है।
ये वो वाला पागल नहीं होता जिसको आप पागल खाने भेज दें, मगर उसका डिसऑर्डर होता है, किसी को कत्ल कर देना, किसी को बेदर्दी से मारना, किसी को उल्टा टांग देना, मतलब ये एक नॉर्मल माइंड नहीं कर सकता। तो इस तरह जो खतरनाक मुल्जिमान होते हैं उन्हें तो आइसोलेशन में रखते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चोरी वगैरह में आते हैं उन्हें आइसोलेशन में नहीं रखते। बट होता यह है, पाकिस्तान में भी ये होता है कि जब आप जेल में चले जाते हैं तो जो आपके मुखालिफ हैं वो पैसे देकर ये काम कराते हैं कि आपको जेल में भी तकलीफ पहुंचे, जेल में आपको फैसिलिटीज ना मिले जो दूसरे कैदियों को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये वहां से रिलेटेड था कि उसको वो आइसोलेट करके रख रहे थे उसकी अगेंस्ट पार्टी। तो जेल मैनुअल से देखे फिर उनको बता दिया मैंने कि यार ये आपके पास 60 मिनट्स बांग्लादेशी जेल मैनुअल में ये अलाउड है, तो आप सुप्रिटेंडेंट को एप्लीकेशन लिखें और उनको बताएं कि जी इसको तो आप नहीं कर सकते। तो ये जो जेल और ये सब चीज़ें हमें पता लगी, तो इसमें आपके लिए भी, मतलब मैं आपसे भी कहूँगा, आपकी टीम से भी कहूँगा, जो लोग सन का एक्सपोजर नहीं लेते हैं। वकील साहब यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम मजीद बात करते हैं, खालिद भाई की तरफ जाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है खालिद भाई। खालिद भाई, महंगाई का तूफान आ चुका है, चीज़ें अजीबोगरीब डगर पर चल रही, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लेबर फेडरेशन के लिए बात करते हैं, मजदूर तबके के लिए बात करते हैं, और मजदूर तबका तो कहीं गुमसा हो गया है या वो मजबूर हो गया उन जगहों से खाना लेने पर जहाँ पर वेलफेयर्स खाना खिलाती हैं, क्योंकि इतनी तनख्वाह तो दी नहीं जाती। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात आपकी सही है। मजदूर देखिए, खाना जहाँ खिलाया जा रहा है वहाँ पे कितने लोग खा रहे होंगे, मतलब ये कि किसी एक जगह पे 500 खा रहे होंगे, 1000 अफराद खा रहे होंगे, मुख्तलिफ जगहों के अंदर रोज़ाना 10,000, 20,000, 25,000 अफराद खाना खा रहे होंगे। लाखों मजदूर हैं, यानी लाखों मजदूर कराची के अंदर हैं, करीब तबका उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो महंगाई की आपने बात की है, यानी इस टाइम महंगाई का तूफान है। कभी आपने तसव्वुर किया कि 400-500 रुपये जो है इसका टमाटर बिकेगा? आलू आप देखें कहाँ पर जा रहा है। यही हाल आपकी शक्कर की है कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, आटा है उसकी कीमत बढ़ रही है, यानी हर चीज़ की कीमत जो है, जबकि ये उस सूरत के अंदर है कि इस मुल्क के अंदर ही सारी चीज़ें खुद मौजूद होती हैं, यानी ये लोकल आपकी जगह प्रोडक्ट है। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं ना कि सैलाब आया और वो बह गई सब चीज़ें। देखिए, सैलाब आया, बह गई, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये कि ये सारी सिंध के अंदर है, सिंध के अंदर सारी चीज़ जो फसलें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है। बात यह कि एक तो हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी प्राइस कंट्रोल जो सिस्टम है वो हमारा बिल्कुल नाकारा हो गया है, करप्ट हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि कुव्वत ख़रीद, यानी आप मजदूर की बात की ना आपने, हुकूमत पाकिस्तान 40,000 सिंध जो है कि इसका 40,000 मिनिमम वेज रख रही है, और मिल कितनी रही है उनको? वही 25,000, 28,000, 30,000, यानी ये मिनिमम वेज मिल रही है। अब आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर 25, यानी हम तो कहते हैं कि 40,000 भी कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 70% इदारों के अंदर आज भी मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। लेबर डायरेक्टरेट हमारा बिल्कुल उनके सामने लेटा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट उनके सामने बिल्कुल बैठ गई है। कोई इदारा, कोई ऐसा कानून, दूसरे कानून तो हो सकते हैं, यानी अगर रास्ते में चलता हुआ मजदूर रात को 2 बजे अगर ड्यूटी से जा रहा है तो उसको गिरफ्तार तो कर लेंगे आप, लेकिन यह है कि उस मजदूर के जो हक बनता है, जो इदारों के अंदर देना चाहिए, वो एम्प्लॉयर देने को तैयार नहीं है। और वो एम्प्लॉयर इस टाइम बुनियादी तौर पर हमारे सियासतदानों की मुट्ठी के अंदर है, मतलब मुट्ठी में लिया हुआ है उन सियासतदानों को। तो सूरत-ए-हाल कराची की है कि मजदूर की जो सूरत-ए-हाल है वो अच्छी नहीं है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे लांडी कुरंगी के अंदर एक अस्पताल है, वहाँ पे बच्चे को लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से वो बच्चा, यानी ये किसका, लेबर का है, लेबर का एक अस्पताल है वहाँ पे, सिंध सोशल सिक्योरिटी के अंडर में चलता है। वो बच्चा जो है कि उसकी एम्बुलेंस में डेथ हो गई, ठीक है, इसलिए कि उसमें जो है कि इसका आपको ऑक्सीजन नहीं थी, उसको न मिलने की वजह से मर गया। यही हाल सोशल सिक्योरिटी की पूरी तबाही का, यानी तबाह कर दिया है, जाली है, ला के ऐसे लोगों को बैठा दिया है कि आप जाके दारे चल जाए, लाखों करोड़ों रुपए जो है कि इसका, करोड़ों रुपए उसकी आमदनी होती है और एम्प्लॉयर देता है, मजदूर जो है उनके उससे होता है, कटौती होती है। लेकिन वहाँ पर यह हाल है कि करोड़ों अरबों रुपये जो है कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है गाड़ी ख़रीदने में, और जो ऑफिसर हैं वो पूरी चेन है, फिर वो एक करप्शन की चेन है जिसमें इस्तेमाल होती है। तो ये सूरत-हाल यानी आपके जो सोशल सिक्योरिटी की है, वहाँ पे जो है कि इसका जिस तरीके से मुलाजमीन के साथ, ये मेडिकल की बात करो, मेडिकल में अगर आ जाए कराची के अंदर, तो कराची में जो मजदूरों को, आम मजदूर को जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं? आप जिना चले जाएँ, आप सिविल चले जाएँ, आप जो है कि इसका दूसरी जगहों पर डॉ में चले जाएँ, आपको बाहर जो है लोग लेटे हुए नज़र आएंगे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और इतना महंगा इलाज है कि वो करा नहीं सकते हैं।
तो अच्छा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का दावा ये होता है कि हमने इतने कर दिए, हमने इतने अस्पताल बना दिए, हमने फला कर दिया। भाई उन अस्पताल के अंदर सिस्टम आपका, और अब भी उनको दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती। हो सकता है कुछ एक दो मिसालें हैं कि जहाँ पे दवाइयाँ देते हैं अस्पताल में, लेकिन आम जो है 90% सरकारी इदारों के सरकारी अस्पताल में कोई दवाइयाँ नहीं असल में है। हमारे यहाँ पे खालिद भाई एक बात मैं और बोलूँगा, जिना अस्पताल की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट मेरा एक विजिट हुआ था वहाँ पे। जिना अस्पताल के अंदर पान खाकर वहीं डब्बे में फेंकना, ठीक है, और डब्बे में जब फेंकते तो दीवार के साथ भी पीके लगी होती है। अब मुझे ये बताएं कि स्वीपर का ये काम नहीं कि आपकी गंदी पीके भी साफ करे। वो स्वीपर का ये काम है हॉस्पिटल के अंदर दवाई के रैपर्स पड़े हुए, ड्रिप्स पड़ी हैं, पाइप्स पड़े, वो उठाना, एरिया को क्लीन करना, ठीक है। उसके बाद हाँ, वाकई में एक जगह जो फुकदान है, वो मैं ऑन एयर भी कहना चाहूँगा कि जो आपका जिना अस्पताल है, पानी का फुकदान है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वॉशरूम यूज़ करने वाले भी गंदगी है कि आपका WC दूर लगा हुआ है, आप दरवाजे में खड़े होकर काम करके आ जाते हैं। ये तो चीज़ें आपकी भी गलत मैं है। ये कह रहा हूँ, देखें ये है, बिल्कुल है वहाँ पे। ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जो अस्पताल है उस पर क्यों नहीं है? वहाँ पर है, मौजूद नहीं है। वहाँ सफाई, छोटा अस्पताल भी प्राइवेट है, उसमें सफाई का ख्याल है। बात यह है कि हमारे जो आम फर्द है ना, उसको कोई सेंस नहीं है। जो लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको कोई सेंस नहीं है। ये हमारी एक नेशनल बीमारी है। अब उसको कौन सही करेगा? वहाँ का सिस्टम सही करेगा। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंतजामिया हैं, वो सिस्टम को सख्त करेंगी, कानून सख्त होंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ पे जो है किसी को कर सके। तो इंतजामिया जो है वहाँ की, वो सारी वही लोग हैं जिस तरीके से अपॉइंट होते हैं, जिस तरीके से आते हैं, सियासी बुनियाद पर आते हैं, वही लोग हैं। अगर आप उठा के देखें तो आधे लोग वहीं के जो मुलाजिम हैं, छोटा तबका जो है वो वहीं पे जो है कि इसका थूक भी रहा होगा, वहीं पे पान भी है, वहीं पे सिगरेट भी है। यानी हर वो चीज़, बुराई जो शायद सड़क के ऊपर नहीं कर होंगे, वो वहाँ पे करेंगे। तो ये मतलब हमारी पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको कि आप कह सकते हैं ख़राब है। ये बात सही है कि अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर सफाई के बजाय ये सारी चीज़ें जो है इसका बिल्कुल ऐसे एडवोकेट साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि विटामिन डी की कमी तो हमने पूरी करवा दी है वो चीज़ें, लेकिन आपने एक तो आपकी जीत है अपनी तरफ कि एक दूसरे मुल्क का बाशिंदा उठकर, मेल फीमेल जेंडर बायसिंग पे बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि एक दूसरे मुल्क का उठकर बंदा आप पर ट्रस्ट कर और आपको मैसेज करे कि मुझे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके दें। तो बड़ी आपके लिए कामयाबी है और सैल्यूट है आपको। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की जेल में भी ऐसा, विद सॉरी कि मैंने फिल्मों में देखा, ऐसा होता है या नहीं होता कि वो दिखाया ये जाता है कि आप एक विक्टिम है, मैं एक वकील हूँ, ठीक है, और आपके अगेंस्ट पार्टी खालिद भाई बैठे हैं, आप कमज़ोर हैं, आपने मुझे हायर किया, मैं खालिद भाई के आगे बिक गया, ठीक है, क्या फिक्र नहीं करें आप सब पे आए, एंड टाइम पे मैं तो हार जाऊंगा ना, केस तो मेरे हाथ में जीतना है हारना, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। और मतलब मैं, देखिए मैंने शुरू में भी कहा है कि हर शोबे के अंदर अच्छे बुरे तमाम लोग होते हैं। तो हमारे वकला के शोबे में भी बुरे लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर्स भी बुरे होते हैं, टीचर्स भी बुरी होती हैं, बहुत सारे लोग बुरे होते हैं, होस्ट भी बुरे होते हैं, मैं तो तो वो बिल्कुल सब करते हैं ऐसा काम। अभी जो खालिद साहब बात कर रहे थे निज़ाम की, देखें हम ना एज अ नेशन, एज अ पब्लिक करप्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, जो कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है ब्यूरोक्रेसी को। सही। पिछले 40 सालों में, 35 सालों में जो ब्यूरोक्रेसी हमने अपॉइंट की है, या तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग थे, या पॉलिटिकली उनको एडवांटेज मिला, और वो लोग जो पॉलिटिकली रेफरेंस, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की वजह से हायर होकर आए, अब उन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि उनकी प्रमोशंस, उनकी पोस्टिंग सब पॉलिटिशियंस के थ्रू होती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी की अपनी जो एक रिस्पेक्ट थी, अपना एक प्राइड था। वरना आज से 50 साल पहले के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जरा उनसे मिलिए तो सही, उनका लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका स्किल आप सेट चेक करें, आपको हैरानगी होगी कि आप ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हुआ करते थे। और आज का ब्यूरोक्रेट आप देख लें, क्यों? क्योंकि जो आज के ब्यूरोक्रेट में जो काम करना भी चाहता है, उसको कोई अप्रेजल नहीं है, उसको इस बात का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अगर वो इस कौम की खिदमत कर रहा है, बनिस्बत इसके वो बैरोक्रेट जो कि रिश्वतें भी ले रहा है, जो निज़ाम को करप्ट भी कर रहा है, उसको किसी अकाउंटेबिलिटी का डर ही नहीं है। नैब में इतने केसेस आए, ये नैब की तरमीम से पहले जो पहले केसेस बने, जिसमें मुख्तियारकार थे, रजिस्ट्रार थे ज़मीनों की, लैंड की, आज तक किसी को कोई सज़ा हासिल मिली? ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसे अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, वो आपने बताया कि वो पाइप डालना है, फलां डालना है, टाउन के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, टाउन के लोग रिश्वत मांग रहे हैं,
उसकी हिम्मत कैसे रिश्वत मांगने की? काम वो डिले हो रिश्वत- जाता है, नहीं करे तो काम डिले हो रहा है ना। उसको डर नहीं है ना, उसको डर ही नहीं है कि अगर मैं पब्लिक से रिश्वत मांग रहा हूं तो इसके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां जाके मेरी कंप्लेन कर दे। कोई ये सोचने वाला है कि यार ये 2 लोगों का ये काम ड्यू था, तो इसमें वकील साहब का काम पहले कैसे हो गया, जिशान साहब पीछे क्यों रह गए? भाई या तो वकील साहब ने कोई इन्फ्लुएंस लड़ाया है या तो वकील साहब ने कोई रिश्वत दी है, क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर ये काम हुआ है तो ये काम वकील साहब का भी हो जाना चाहिए, जिशान साहब का भी होना चाहिए, खालिद साहब का भी हो जाना चाहिए। ऐसे चंद का वो काम क्यों हो रहा है? ऐसा ही है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जेलों में ये होता है, तो जेल के भी जो अफसरान लगते हैं वो भी तो ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा वकील साहब, बिल्कुल टॉपिक से हटकर एक सवाल है, कर सकते हैं या नहीं? प्लीज प्लीज। अच्छा, एक भाई ने लिखा है कि मेरे ताया के बेटे इस वक्त जेल में मौजूद हैं और उन पर ये इल्ज़ाम है कि पैसा कैसे आया। मेरे ताया अब्बू का ट्रांसप्लांट होना था, किडनी और लिवर का। लिवर ट्रांसप्लांट मिड में छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन मसला ये है कि जब आप डॉक्टर की फ़ीस पे कर देते तो आपको रीफीस करनी पड़ती है। आपकी मरीज़ के अंदर फॉल्ट आया, डॉक्टर का फॉल्ट नहीं था, उसने अपना टाइम दिया। तो तकरीबन हमारा जो है वो 30 करोड़ रुपया लगा, जो कि अमेरिका, लंदन और स्वीडन में लोग हैं, उन्होंने फ़ंड करके भेजा। और क्योंकि मेरे ताया के बेटे का नॉर्मल अकाउंट था, ताया जान की ही तबीयत ख़राब थी, तो उस लड़के को FPR FIA वालों ने उठा लिया कि तुम्हारे पास इतना फ़ंड आया कैसे और क्यों तुमने इतना फ़ंड निकलवाया। हालांकि उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कोई सुनवाई नहीं, हमने हर तरफ अपील कर ली, लेकिन यही वाली चीज़ कि ये फ़ंड हराम का है। और मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर फिर लोग कहते हैं कि सेहत नहीं है तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं, एटलीस्ट हम बच तो जाते हैं। देखिए, अब इसमें जो मुझे सवाल समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि इनके भाई के अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं 30 करोड़ रुपए के करीब। भाई के बेटे के, चलें कज़न के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए के करीब फॉरेन रेमिटेंस आई है, जो ये कहते हैं कि इनको लोगों ने डोनेट किया है ताकि इनके भाई का या किसी का ऑपरेशन, उनके अब्बू का ऑपरेशन हो सके। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन उन्होंने अमेरिका, UK और पता नहीं कहाँ, स्वीडन वगैरह जाके कराया है। नहीं, वहां से फंड आया, वहां से फंड्स आए हैं। और यहाँ पे अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, 30 करोड़ रुपए कौन सा लिवर? कौन सा मर्ज है भाई? नहीं, आपका जो पाकिस्तान के अंदर जो आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है विद है नहीं, इसकी चार्जेस हैं इतने नहीं 30 करोड़ इज टू मच जिशान। चलें मैं मान लेता हूँ, मैं उसके बताता हूँ क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और यही बोला गया है मुझे भी कि एक आला जो डलना है जो कि ब्लीडिंग रोकता है, ठीक है, दैट इज कॉस्ट 4.5 करोड़, ठीक है, क्योंकि O नेगेटिव स्क्रीन 1 है मेरा भी। तो ये चीज़ें तो हैं, ये तो मेरे पास जनरल पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 2 हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, एक लाल वाला और इस्लामाबाद, 2 हॉस्पिटल हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जब ब्लड कैंसर की आपको हर ईयर अपना ब्लड चेंज करवाना होता है और आगा खान के फिक्स रेट्स हैं, वो भी करोड़ों में, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड चेंज होता है। तो ये तो है, ये तो मैं इससे गो थ्रू खुद भी कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त होगा, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटिव मेरा फ्लैग है ना वो रेज हो गया 30 करोड़ पे। ठीक है, मैं पहले तो खुद उन साहब, मेरा नंबर होता है वो उनसे मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, क्योंकि 30 करोड़ रुपए बहुत खतीर रकम है। आप मुझे बताइए आप किस शहर से बात कर रहे हैं, क्योंकि कराची के होते तो वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, तो अगर वो मुझे ये बताएं कि वो 30 करोड़ रुपए का खर्चा जरूर, उन्होंने जब इतना बड़ा खर्चा किया है तो उनके पास रसीदें होंगी, कोई चीज होगी, सब कुछ है, वही तो लिखा हुआ है, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सबको फिर भी उठा के ले गए। नहीं, वो फिर कोर्ट के थ्रू रिलीज हो जाएंगे अगर उनके पास ये सबूत मौजूद हैं, कितना हैवी अमाउंट उनके रेमिटेंस होकर आया है और उसके बाद वो खर्च हुआ है और उसका उनके पास बाकायदा पूरा हिसाब किताब मौजूद है, सोर्सेस एक्सपेंसेस सारे मौजूदा का एक्सपेंस ये हुए हैं, तो वो कोर्ट में दिखा के भाई उनके रिलीज हो जाएंगे। ये तो कोई इशू ही नहीं है। इशू तो उस वक्त है कि जब 30 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आया है एज अ डोनेशन और फिर वो खर्च कहीं उल्टी सीधी जगह पे हुआ है या आप उसका उनको सही रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे कि एक्सपेंस हुआ कहाँ है। अच्छा, यही जो इनके साथ हुआ है इसके अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ये इस वक्त हुआ है। हमारे फ्रीलांसर्स के साथ हुआ है। फ्रीलांसर्स ने $10,000 $12,000 रेमिटेंस अपने पास मंगाई है और उसके बाद अब जब उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम ये $10-12 हज़ार किस लिए मंगाए हैं तुमने, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे।
तो उनको एफआईए रोक रही है, क्योंकि ये जिसने पैसे भेजे हैं देर सवेर के साथ वो अपनी कंट्री में कंप्लेन करेगा कि मैंने पाकिस्तान में किसी फ्रीलांसर को $10,000 दिया था फला काम के लिए, अब मेरा काम वो पूरा नहीं हो रहा या मेरा वो काम हो नहीं पा रहा, तो फिर वो वहां से रेड वारंट्स आएंगे, हमारे लोग अरेस्ट होंगे। तो भाई आप उनको सेटिस्फाई करें कि इतने पैसे आपने क्यों मंगाए हैं। इसी तरह एनजीओज जो खुली हुई हैं इनको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब फॉरेन रेमिटेंसेज आप ले रहे हैं, देखिए लोग ये कहते हैं यार हुकूमत इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है। भाई इसमें हमारा नाम बदनाम हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था कि एक एनजीओ थी जो मैंने हाईकोर्ट में देखा, उन्होंने इस बात पे लोगों से पैसे लिए थे कि हम हैंडपंप्स लगाएंगे। उन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया कि ऑल ओवर पाकिस्तान लेट्स से हम 5,000 हैंडपंप्स लगाएंगे। 5,000 हैंडपंप में जनाब एक हैंडपंप का खर्चा एवरेज इतना आता है, वो कोई करोड़ों में उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, पानी पिलाना, आपको पता है मुसलमानों में ये एक रिवायत है कि हम जब पानी पिलाने की बात आती है तो हम उसको बड़ा सेंटिमेंटल लेते हैं, ऐसे ही है कि यार पानी पिएगा। तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो उनको पैसे भी आए। अब जब उनसे हुकूमत ये पूछ रही है कि जनाब आपने ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लिए थे, अब दिखाएं हैंडपंप्स कितने लगाएं, तो पता लग रहा है वो हैंडपंप्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, नहीं, उन्होंने साथ ये तस्दीक भी कर दी कि जब हमने पैसे निकलवाए थे। अच्छा, ये चीज़ मुझे भी, मैं साथ साथ भी क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ का विक्टिम हूँ ना। तो मैंने जब अपने ही अकाउंट वाले से बात की, मैंने कहा यार देखो ब्लड चेंज होना, मैं आपको ऑन एयर, क्योंकि उनका भी मना होता है, पेपर पे लिखे होती है सारी चीज़ें, लेकिन हर किसी की प्राइवेसी हम नहीं उसको ओके करते ना, ऑन एयर बोर्ड करते। तो बिल्कुल जी, मैं इसको ऑन एयर मैं भी क्लियर कर दूँ। तो मैंने अपने बैंक मैनेजर से पूछा था, मैंने कहा देखो मुझे जो एक आला डलना है वो टेम्परेरी है, क्योंकि मेरी काफ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा सर आर पार होता है, मेरे तो डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। तो उससे मैंने कहा इतने का खर्चा है। तो उसने कहा कि पेपर है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। उसने कहा दिखा सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। कहता है मुझे ये फिजिकल पेपर आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने उसी वक्त कर दिया। कहता ये प्रॉब्लम नहीं आती ना, देखो अब अगर कहीं बात होगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि भाई इस बंदे ने मुझे ये प्रूफ दिए, तो कोई पूछेगा नहीं आप 100 खरब रुपया लगा दो। आपने प्रूफ नहीं दिया ना वहां पर। अब वो बता रहे हैं कि हमें उस वक्त पूछा गया तो हम उस वक्त टेंशन में थे, हमने बैंक में शो नहीं किया, तो बैंक से ही कार्रवाई हुई है। तो भाई ऐसा ही होता है, आपका खुद ही काम खराब हुआ ना। आपको बैंक के अंदर, अब आपने बात पूरी लिखी, मैंने आपको क्या कहा कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, ठीक है। वकील साहब मेरे दोस्त है, लेकिन गलत में मेरा साथ ये भी नहीं देंगे। मैंने खालिद भाई के पैसे मार लिए और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, तो ये चीज़ है। आप बैंक में पहले प्रूफ दें, आपको कोई हाथ नहीं डालेगा। मुझे उसने ये वाली बात कही कि क्योंकि जिस हॉस्पिटल से बैंक प्रूफ का टाइम गुजर गया क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो बात मैंने किया कि मुझे उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, आपका आने से पहले आप दे दें। मैंने दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई, मेरा तो चांस ही नहीं है वैसे आने का, झूठ बोले क्यों बंदा बोले। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी है यहाँ से, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, कि आपका जब पैसा आएगा तो हम आपके साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगे इस पैसे को। खत्म हो गई बात। मतलब मैंने तो पॉकेट में नहीं डाला। निशान थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जब आपके अब अकाउंट में रेमिटेंस आ रही है ना, तो आपको आपका बैंक फोन करता है कि जनाब ये आपके अकाउंट में लाइक $1,000 $2,000 आए हैं, क्यों आए हैं। तो आप उधर बता देते हैं ये मेरे होम रेमिटेंस है, ये मेरे सगे भाई की तरफ से आए हैं, उसने मेरे लिए भेजे हैं, तो वो उसको क्लियर कर देते हैं और स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं। अब इसी तरह जैसे हमारे एक अजीज थे, उन्होंने मंगवाने थे, बहुत ज़्यादा पैसे मंगवाने थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल मंगवाएं। जब वो पैसे आए तो मैंने उनको कहा अपने बैंक को बताएं कि ये हम घर खरीद रहे हैं, दोनों भाई मिलके, इतना पैसा मेरे पास है, ये मेरे भाई ने बाहर से पैसा भेजा है, हम दोनों मिलके घर खरीद रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये एड्रेस है, ये घर हम खरीदेंगे। उन्होंने वहाँ बता दिया, उनको रेमिटेंस क्लियर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स में फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, वो उसी वक्त बता दें बैंक को कि रेमिटेंस क्यों आई है। अगर बैंक वहाँ पे सेटिस्फैक्टरीली उसका जवाब दे देगा तो स्टेट बैंक आपके खिलाफ केस नहीं बनाएगा। इन्होंने तो बैंक में ही जमा नहीं करवाया ना, तो बस की अपनी गलती है ना। तो खालिद भाई की तरफ आते हैं। खालिद भाई मुझे ये बताएगा कि आप भी इस थ्रू पे बात करते हैं कि लोग अगर किसी को डोनेशन देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, सबसे पहले तो अगला बंदे कूद जाता है भाई इसका मसला नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। मेरे साथ अपने साथ हुआ कि एक बंदे ने कहा कि नहीं यार आई विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ इंजेक्शंस, जो आपको सबको पता है। तो एक खातून ने कहा कि नहीं वो तो बहुत मोटा है, उसको तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैठ के डॉक्टर से भी, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर बात ऑन एयर करता हूँ ताकि ना सिर्फ मेरी बात हो बल्कि मेरे देखने वाले भी इस चीज़ को देख लें, और प्रूफ होना चाहिए आपके पास। मैं हर बात प्रूफ के साथ करता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे 4 करोड़ का वो आला डलना है और मैं ऑन एयर बता रहा हूँ ये बात। मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि मैंने ऑन एयर ये बात की है, मुझे तो कोई डर नहीं है इसमें क्योंकि मेरे साथ मसले हैं। अच्छा, वहाँ पर वो खातून गई, उन्होंने कहा कि इसको कमज़ोर होना चाहिए।
फिर मैंने बिठाकर डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्योंकि आपका ब्लड कैंसर के अंदर या तो आपके हार्मोन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं या वो ब्लास्ट करने लगते हैं। जब वो ब्लास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी स्वेलिंग की तरफ चली जाती है। खैर बात की तरफ आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो लोग मदद करना चाहते हैं और तीसरा बंदा बीच में कूद के चीज़ें रोक देता है, उस बारे में खालिद भाई क्या कहेंगे? लेकिन जब बात असल में ये है कि एक तो हमारे जो अक्सरियत है उसको मालूमात भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है। अच्छा, पैसे के ज़राए बहुत होते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये है कि बेशुमार ख़ानदान हैं, लोग हैं, वो मदद करते रहते हैं, या फिर वो जो आमदनी लेके आ रहे हैं वो सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम से हट के मतलब कर रहे हैं। अब उसको सिस्टम में लाने के लिए हमारे जो लोग हैं उनको जो है थोड़ी सी दुश्वारियों का सामना है, और उसके अंदर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर फ़र्ज़ करें कि अगर वो एक सालाना जानवरों का काम कर रहा है, उसको जो है आमदनी हो गई 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, अब उसको पता नहीं, वो तो कमा रहा है बस। कमाने के बाद अब उसके अंदर जब दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, फिर जाते हैं वो वकील के पास या किसी और के पास, या जब बैंक के अंदर पैसा जाता है, जब उनसे पूछगछ होती है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहला काम तो हमारा ये मतलब गवर्नमेंट का भी है, इदारों का भी है, NGOs का भी है, और ख़ुद उस फर्द का भी है कि वो थोड़ा सा मालूमात तो करे उस पैसे के बारे में। सही, जो आमदनी हो रही है उसको सिस्टम में तो लेके आए, जितना भी मतलब उसको हो सकता है। उस सिस्टम में लाने के लिए फिर दुश्वारियाँ जो अलग हैं, जो उसको रिश्वत का मामला है, दुश्वारियों का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, और आस्ता आस्ता शायद मतलब अगर सही सिस्टम आ जाए तो लोगों के अंदर ये अच्छा, मेरी एक ना खालिद भाई यहाँ पे वकील साहब भी बैठे हैं, FBI के बंदे जो कि हमें जिनसे लोग काफ़ी डरते हैं, कॉल्स आ जाती हैं कि आपका रेमिटेंस और ये और वो। मेरी उन साहब से बात हुई ना, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने मुझे जान पहचाना, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि दिशानी ये मुझे पता नहीं था ये हादसा आते हैं। तो मैंने उनसे वैसे ही सवाल किया ना, मैंने कहा देखिए एक वक्त ऐसा था जब आपको कोई चीज़ इंसर्ट हो जाती है, कुछ है, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं अपनी गाड़ी, तो कहते हैं आप फंड से अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, आपको लोग बाहर से फंड करें, आप गाड़ी भी लें, आप लग्जरी घर भी लें, लग्जरी लाइफ भी जिए, हर महीने अकाउंट की तमाम चीज़ें आप प्रूफ कर दें हमें कि मैंने गाड़ी के लिए फलां के लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नीचे चलता है, आपने 50 लाख की गाड़ी बोली, आपको 45 में मिल गई, आपका लक है, ठीक है। आप ये बताएंगे मैंने 50 लाख रुपया मंगवाया था, मैंने 10 लाख रुपया मंगवाया था घर के लिए, तो कहते हैं कि हमें सिर्फ साफ करना है कि आपका पैसा वो रीजन क्या था, क्यों। मैंने कहा कि इसका मकसद क्या है, तो उन्होंने, ये वकील साहब ज्यादा, उन्होंने कहा देखो बच्चों को नशे की तरफ लगाया जा रहा है, जो पाकिस्तान की यूथ को बिगाड़ा जा रहा है, गलत सिमत में लेके, जैसे जुए की आपको बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोवोक किया, जो कि गलत चीज़ है ना, जुआ तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो हमने उन लोगों को पकड़ना शुरू किया, उसके बाद जब हम नहीं पकड़ते तो हम करप्ट हैं, हम काम नहीं करते, और जहां हम काम करना शुरू करते वहां हम जालिम कहलाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? और पकड़ के जब छोड़ देते हैं उसको क्या कहेंगे? नहीं पकड़ते के नहीं छोड़ते अभी तक। आप ये देख लें डिक्की भाई का जो केस चल रहा है, सबके सामने यूट्यूबर है, ठीक है, उनके बारे में पहले उन्होंने ये बात आकर बोली थी, देखिए मैं आज भी यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहीं पर गलती हो तो इदारे पकड़ने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं मुझे, ठीक है। डिक्की भाई ने तो ऑन एयर बोला था ना अपने पेज पे कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तो आज पकड़ के वो भी अंदर है, तमाम चीज़ों के। देखिए जो खालिद साहब ने कहा पकड़ के छोड़ देते हैं, वो भी एक सिलसिला है, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पकड़ के छोड़ दिए जाते हैं और वो यकीनन किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट छोड़े जाते हैं। मैंने याद होगा जीशान पहले भी एक दफ़ा कहा था, एक प्रोग्राम करते हैं फाइलर और नॉन फाइलर पे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि फाइलर क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। देखें, आई एम इन ऑल सपोर्ट कि आप फाइलर बने। सही है। फाइलर बनने का ये मकसद नहीं है कि आपने इनकम टैक्स देना है। फाइलर बनने का मकसद ये है कि आपने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट करना है। ठीक है। अब आप बताएं, जैसे आपने मुझसे इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं कि आपको कोई बाहर से गिफ्ट करता है गाड़ी, वो आपको पैसे भेजता है और कहता है जीशान साहब आप मेरी तरफ से गाड़ी खरीद लें। अब आपको 10 लाख भेजे या 10 करोड़ भेजे, ऐसे ही है, इसके कानून में गुंजाइश मौजूद है। ऐसे ही है, क्योंकि एक बंदा भाई उसकी मर्जी वो आपको 10 करोड़ गिफ्ट कर रहा है, 10 अरब गिफ्ट कर रहा है। ऐसे ही है। यहां पूछने वालों को देने के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे आपको बाहर से भेज रहा है, अगर उसका पैसा लीगल है, आप यहां लीगल स्टेटस में हैं, तो किसी बाप भी आपको मना नहीं कर सकता। मेरी मर्जी भाई, मेरा दिल चाह रहा है मैं 10 अरब रुपए दे रहा हूं जीशान को, और वो 10 अरब का मेरे पास हिसाब है जो मेरी हार्ड अर्न हलाल मनी है, तब मेरी मर्जी। तो ये जो फाइलर और नॉन फाइलर के जो मसाइल हो रहे हैं ना, वो इसी तरीके हो रही है जो आप बात कर रहे हैं। इसमें कराची में मुकीम बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी खवातीन जो ऑनलाइन काम कर रही हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहे हैं कि वो कारोबार कर रही हैं लेकिन फाइलर नहीं बन रहे हैं।
देखिए खुदारा, फाइलर बन जाइए, हुकूमत के साथ जिद मत करें। फाइलर बेसिकली पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है, फाइलर एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हर शख्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, क्यों बनाते हैं शनाख्ती कार्ड? शनाख्त के लिए, तो पाकिस्तानी से शनाख्त प्लस फिर आपने देखा कि उससे आपको कितनी आसानियां होती हैं, फिर आपका एडमिशन हो रहा है, आपकी नौकरी हो रही है। मगर मतलब आपको अगर मैंने चेक करना है, आप कह रहे हैं मेरा नाम जिशान है, तो मैं कैसे चेक करूं आपका नाम जिशान है? क्या आप फौरन मुझे अपना आईडी कार्ड दें? थोड़ा सा एक सवाल है कि जो लोगों को डर है, यानी मैं अब उसकी बात करूं कि हम अगर पायलट बन गए, उसके बाद जो जरिए आमदनी, यहाँ तो आमदनी को छुपाया जाता है ना। क्यों छुपाया जाता है? कि इदारों के पास हमारा केस जाने के बाद एक तो रिश्वत शुरू हो जाएगी, फिर हमारी आमदनी जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी वो ओपन भी हो जाएगी। दूसरी बात खालिद भाई, ये मसला है कि जब टैक्स लगेगा उसको छुड़वाने के लिए 50 लोगों को हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये है खौफ, ये प्रॉब्लम है। तो ये वाकई में मेरा भी सवाल है। ये अब मॉडर्न दौर में आ जाइए, वो दौर अब खत्म हो गया। देखें, पहले आप सोना खरीद के घर में रख लेते थे, अब इतने जराइम है, आप सोना खरीद के तो घर में रख नहीं सकते। ठीक है, पहले आप कैश घर में रख लेते थे, आप कैश भी नहीं रख सकते। तो भाई क्यों अपना पैसा या अपनी असेट्स कैश में रख के रिस्क उठा रहे हो? उसको लीगलाइज करा लो। कई तरीके लीगलाइज कराने के। और ये कहना कि हमारी इनकम सामने आ जाएगी, तो यार कराची के अंदर मौजूद 85% लोग तो बहुत ही मतलब जस्ट फीडिंग देयर स्टमक, दैट्स इट। वो तो हैंड टू माउथ जी रहे हैं। तो उनको सबको फाइलर हो जाना चाहिए। जिस तरह शनाख्ती कार्ड बनाने के फ़वाइद हैं, इस तरह फाइलर होने के फ़वाइद हैं। कल को आपका जब बिजनेस बढ़ जाएगा आगे, कल को जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, आप चीज़ें खरीद रहे होंगे। अब बिजनेस में जैसे अभी एक खातून ने मुझे बताया, उन्होंने एक अपना छोटा सा मतलब किचन सेटअप किया है। अब उस किचन सेटअप में उस औरत ने तकरीबन 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी हैं, जिसमें उसने अपना स्टोव अपग्रेड कर लिया, उसने चीज़ें अपग्रेड कर ली। मैंने कहा ये तुम्हारा एक्सपेंस है, इसको लिखो, ये कारोबार का तुमने एक्सपेंस किया है। ठीक है, अब तुम इस वक्त लिख नहीं रही, ठीक है? कल को जब तुम्हें पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हें याद ही नहीं होगा कि यार तुमने पहले पैसे क्या लगाए थे। अच्छा वकील साहब, यहाँ पर एक सवाल आप दोनों के लिए आया है और हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र। और इसी के साथ साथ सवाल ये आया है आप दोनों के लिए। खालिद भाई से पहले करते हैं, उसके बाद वकील साहब आपकी तरफ। खालिद भाई, एक खातून ने कहा मैं सऊदीया से आई हूँ और मैं एक ढेर सोना लेकर आई हूँ। हलाल का पैसा है, मेरे मियाँ कमाते थे, मैं खुद कमाती थी, वहाँ पे सैलून पे ये देखती थी। तो कहती थी मैंने बच्चियाँ क्योंकि बड़ी हो गई हैं और यूनिवर्सिटी का वहाँ लेवल नहीं है, तो मैं बच्चियों को लेकर पाकिस्तान शिफ्ट हुई। और उसके बाद मेरे पास मुझे ये कहा गया कि अब आपने अगर वापस ट्रैवल करना है तो यू शुड मेक योर सेल्फ अ फाइलर, FBI में फाइलर। तो कहते जैसे फाइलर करवा रहे तो कहते कि नहीं ये तो जितना सोना है इस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कहती मैं क्यों टैक्स दूं, मेरी कमाई, मेरी चीज, मेरी मेहनत, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं? इस चीज पर तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? असल में कानूनी चीज़ तो वकील साहब ही बताएंगे, लेकिन एक आम चीज़ है कि यही खौफ है, आम लोगों के अंदर ये खौफ है कि ये मेरी चीज़ है, लेकिन कानून तो बहरहाल मौजूद है ना जी। बात ये है कि अच्छा वहाँ से जब सोना लेके आई तब यही मतलब बताएंगे कि अगर वहाँ पे उन्होंने उसकी पेमेंट की हुई है, उसके सारे जो है कि इसका जो सोना ख़रीदा है वो कानूनी लिहाज से है, यहाँ पर आने के बाद उसमें क्या रियायत हो सकती है, उसको जो है कि इसका उसमें क्या टैक्स वगैरह लगेंगे। देखिए खालिद भाई, मसला ये कि दुबई, कुवैत या सऊदीया जितने भी मुल्क हैं खलीजी पाकिस्तान के अलावा, आपको किसी भी शॉप से चीज़ देनी है, एक सिक्का भी लेना है ना, तो आपको पेमेंट की रसीद मिलती है। ये तो है। तो वो कुछ लोग संभालते हैं, कुछ लोग नहीं संभालते हैं। तो उस बार वकील साहब आपसे ही पूछते हैं। देखिए इस पे अब वही खातून है जिनके पास सोना है, आज उनसे पूछता हूं अगर उनका सोना चोरी हो गया, वो कैसे प्रूफ करेंगी कि ये सोना मेरा था? फॉर एग्जाम्पल उनसे कोई शख्स ले लेता है 10 तोले, वो 10 तोले उनसे ले लेता है, वो खातून कैसे प्रूफ करेंगी 10 तोले मेरा है? सही। अब जब आपका सोना जा रहा होगा ना, तो आपका खुद ब खुद दिमाग काम करेगा और आप खुद बताएंगी, प्रूफ करेंगी कि ये 10 तोले मेरा है। इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है कि सुकून से हमें बता दो ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। अब मुझे नहीं लेकिन पता, अगर चोरी हो तो हुकूमत हमें वापस तो नहीं करेगी ना, हुकूमत में 10 तोले वापस तो नहीं करेगी। पहली बात तो ये कि आप चोरी की रिपोर्ट कैसे कराएंगे? आपने ये कब कहा है कि मेरे पास 10 तोले हैं? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन अगर रिकॉर्ड में आने के बाद भी चोरी हो जाता है, But तो हुकूमत मुझे 10 लाख रुपए क्या 10 तोले गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी, लेकिन स्टिल आपके पास किसी से मिलता है तो आप ये साबित तो कर सकेंगे ये मेरा है। कल को अगर किसी से मिलता है तो नहीं, वो गल ला के पुराना हो जाता है। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है ज़ीशान, मिलती हैं बहुत सारी चीजें। चले मैं ये कहता हूं मिलता भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास अगर कोई आके ये कहता है कि आपने मेरा सोना चुरा लिया है, ठीक है, चले आपका चोरी नहीं होता, कोई आप पे इल्जाम लगाता है कि आपने ये सोना किसी से चुराया हुआ है, ये आपका अपना नहीं है, फिर क्या होगा?
ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो किस टैक्स कंसल्टेंट के पास गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को बहुत सारी लिवरेजेस मौजूद हैं। वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका हस्बैंड ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसने बहुत ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस इस मुल्क को भेजी होगी। अच्छा, ये एक और सवाल, बिल्कुल यही सवाल आया है। अख्तर भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक दुबई से और मैं दुबई में रियल एस्टेट का अपना बिजनेस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैंने करोड़ों में पैसा भेजा है और मैं फाइलर भी हूँ, आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से। और उसके बाद मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशंस हैं। मैंने यहाँ पर 5 अदद घर ख़रीदे हैं, मुझ पर कोई टैक्स नहीं क्योंकि मैं फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजता हूँ। और सेकंड चीज़ कि वाकई में अगर कंसल्टेंट अच्छा हो तो चीज़ें अच्छी होती है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अभी मैं आता हूँ तो मुझे लगेज में छूट होती है। और चौथी चीज़ उन्होंने ये कही है कि भाई फाइलर हो जाएं, आपका पैसा महफूज है अनटिल और अनलेस वो जब्त हो जाए। देखिए यही बात, इन्होंने मेरी बात को सेकंड कर दिया है और अच्छा हुआ इनका मैसेज भी आ गया, तब लोगों को ये भी पता लग जाए कि मतलब फाइलर होने के फ़वाइद हैं, फाइलर होने के नुकसानात नहीं हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद बता दिया कि मुझे फ़वाइद हैं, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं चाहे आप लोकल पाकिस्तानी हैं, भाई फाइलर हो जाओ। क्योंकि देखिए फाइलर होने से वो शख्स डरे जिसके पास ऊपर की कमाई है, उसको तो फाइलर नहीं होना चाहिए जिसको ऊपर की कमाई है। अच्छा, सबसे पहले वही फाइलर हुए हैं जिनके पास ऊपर की कमाई है ताकि वो ब्लैक को वाइट कर लें। हमारे यहाँ वो लोग जो जिनका बहुत हार्ड अर्न मनी है वो फाइलर ही नहीं हो रहे और वो सिर्फ इस खौफ का शिकार हैं कि हुकूमत को अगर ये चीज़ पता लग जाएगी तो वो मुझसे टैक्स ले लेगी। भाई हर चीज़ पे टैक्स नहीं होता, हर चीज़ पे इनकम टैक्स नहीं होता, वो इनकम होगी तो टैक्स होगा। ठीक है। कल को आपका प्रॉपर्टी, आपका असेट, अच्छा कल को आपकी बच्ची आकर एकदम से कहती है कि ये सोना 10 तोले सोना मुझे माँ ने दिया है लेट्स से मेरी शादी पर, ठीक है, तो वो 10 तोले सोना तो आपकी वालदा ने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस बच्ची, उनकी अपनी बेटी का ये क्लेम कि 10 तोले सोना मुझे माँ से मिला है, ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा। सही है। तो आप अपनी चीज़ों को एक नंबर कर लें, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को बहुत रेमिटेंसेस, बहुत लग्जरीज, बहुत इजी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। तो अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, मुझसे रब्ता कर लें, हम करा देंगे आपका काम। अच्छा, एक चीज़ और पूछी गई है, मैंने जो लास्ट में से, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मौजूद है, कि खातून ने कहा कि मेरी फॉरेन रेमिटेंस है उनका भी और उन्होंने घर लिया, दिया, बेचा, वो किया। ठीक है। पिछले साल अक्टूबर में वो फाइलर हुई थी, लेकिन अब क्योंकि वो जा रही हैं और वो वापस आकर फाइलर होना चाह रही हैं तो उन्होंने आपके लिए पूछा है, तो क्या जो भी चीज़ें हैं वो दिसंबर के बाद भी हो सकती हैं, मिड दिसंबर? देखिए नहीं, अभी 15 सितंबर फाइलर तो वो हैं, ठीक है, ठीक है, रिटर्न्स फाइल करने हैं, ठीक है ना। जो पिछले साल का 1 साल का टर्नओवर आता है ना, उन्होंने वो रीफाइल करना है। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर गुजर चुकी है। ठीक है। अब अगर इन्होंने इस साल के रिटर्न्स जमा नहीं कराए हैं तो बहुत जल्द इनको नोटिस आने वाला है। ठीक है। और इनको पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है। तो इसलिए अगर ये इनका रह गया है तो पहली फुर्सत में आप फाइल कर दें। ठीक है। बजाय इसके कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आए, आप पहले खुद मूव फॉरवर्ड और अपना उसमें जाके आप कर दें, लेकिन उनको पेनल्टी लगेगी जरूर अब, क्योंकि ये जो डेट दी जाती है ये पिछला ईयर जो आपका गुजरा है 31 जुलाई 24 तो 30 जून 25 के क्लेम जमा कराने का, अपना इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। बढ़ाई भी नहीं, शायद डेट भी बढ़ाई नहीं, अभी इस महीने का अक्टूबर 30 हाँ। थैंक यू वेरी मच जी। आपका मैं नंबर उनको दे दूंगा, मैम आपका मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे पूरा कर देता हूँ और साथ साथ आपकी स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खालिद भाई के लिए मैसेज ये आया है, कॉल पे आई है कि खालिद भाई आते रहिए, आप मजदूरों की बात करते हैं, यहाँ पर तो सब अमीरों की बात करते हैं। और जी इसी के साथ एक पैकेज की तरफ जाएंगे, एंडिंग की तरफ, यानी जैसे प्रोग्राम एंड होगा एक पैकेज, यानी 2 पैकेजेस हैं जो आपको दिखाए जाएंगे। और इसी के साथ आज की बात कोई बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजत ख्वाएं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ये टीम मौजूद है तो हम मौजूद हैं। और आसिफ भाई की वालदा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह नेगहबान।